नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। हम यहाँ योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं। हम एलोपैथी आयुर्वेद से थोड़ा अलग सिर्फ डाइट को ध्यान रखने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। खाने पीने के तरीके पे ध्यान देते हैं। शरीर कुदरत का बनाया हुआ एक मशीन है। भगवान ने जितने दूसरे प्राणी बनाए हैं वो सारे प्राणी अपने हिसाब से कुदरत के नियमों को कानून को पालन करके अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। तो हम क्यों नहीं रख सकते, इसके ऊपर ही हम बातें करते रहते हैं। तो योगाहार में मैं यहाँ अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलता हूँ, क्योंकि जनरली डॉक्टर्स एलोपैथी के होते हैं, आयुर्वेद वाले होते हैं, होम्योपैथी वाले होते हैं। ये सब लोग जो भी करते हैं वो दवाई से ट्रीटमेंट करते हैं। हम यहाँ दवाई की जगह आहार को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और आहार से आपको ठीक करते हैं। इसमें कोई दवाई का उपयोग नहीं है, इसीलिए हमारी ट्रीटमेंट में कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हम कुदरत के साथ चल के काम करते हैं, इसीलिए हम जोखमी नहीं है। ठीक है। तो एलोपैथी वाले तो रेड कलर का ही सिंबल रखते हैं। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी वाले जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो नेचुरल तरीका है, इसमें भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं सारे आयुर्वेद, सारे नेचुरोपैथ, सारे योग वाले सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपने आप को रेड कलर की जगह ग्रीन कलर वाले डॉक्टर यानी कि ग्रीन डॉक्टर बोलना शुरू करे। एक नया माहौल उभा करे, क्योंकि ये करना पड़ेगा। तब तक आपको लोगों के पास आपकी वैल्यू नहीं होगी। हाँ, सिंबल ही तो पहचान है, तो हमारा सिंबल डेंजर तो नहीं होना चाहिए। तो आहार का इंजीनियरिंग हम यहाँ छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबके लिए काम में लगता है। तो कुदरत के नियम सबको ही लागू होते हैं, तो सारे नियम आपको समझ लेना जरूरी है। आरोग्य का पंचामृत ये कहता है कि भाई आपको 5 बातें का ध्यान रखना है शरीर को ठीक रखने के लिए। तो पहले तो बीमारी क्यों आती है, तो तीनों टाइम पकाया यानी कि एसिडिक खुराक खाने से, और वो भी बिना चबाए। हाँ, चबा के खाओगे तो बीमारियां काफी कम हो जाएगी, आधी बीमारियां ऐसे चली जाएगी। बीमारी नहीं आती है अल्कलाइन यानी कि कच्चे खुराक से। बिना पकाया कच्चा खुराक आप खाइए तो बीमारी नहीं आएगी। बीमारी की वजह होती है एक तो शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा, दूसरा शरीर में जरूरत के हिसाब से जो न्यूट्रिशन हमको मिलने चाहिए वो हम दे नहीं पाते हैं हमारी खान पीन की गलत हैबिट के कारण। तो ये दो कारण से बीमारी आती है, कचरे की, दूसरी होती है माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन के अभाव की। अब कचरे की बीमारी है तो कचरा निकाल दीजिए शरीर में से, ठीक हो जाओगे अपने आप। वायरल इन्फेक्शन की जितनी बीमारियां होती है वो कचरे की होती है। हाँ, हृदय की बीमारी कचरे की है। हाँ, थायराइड की बीमारी शायद कचरे की भी है और थोड़ी माल न्यूट्रिशन की भी है। तो लीवर की, हाँ, फैटी लीवर तो कचरा ही है, निकाल दो अपने आप ठीक हो जाओगे। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो कचरे की है, कई बीमारी थोड़ी कचरे की और थोड़ी रिपेयरिंग के अभाव की है, और कई बीमारी सिर्फ रिपेयरिंग के सामान की है। हाँ, मान लो आपके हड्डियां सॉफ्ट हो चुकी है, आप चल रहे हो और पैर गिर गया और हड्डी टूट गई। तो यहाँ आपको न्यूट्रिशन के अभाव की है, आपको कैल्शियम जो हड्डियों में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसके हिसाब से प्रॉब्लम है। तो यहाँ सफाई की समस्या नहीं है, समस्या किसकी है, माल न्यूट्रिशन की। तो ये दो प्रकार की बीमारियां में दोनों प्रकार का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। रोग से बचने के लिए क्या करना है, तो शरीर में कचरा ही इकट्ठा मत हो देना। तो आंतों में सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा होता है, तो एनिमा रेगुलर लेते रहो, या तो मल शुद्धि का प्रयोग करो। आपकी खून की सफाई के लिए एक टाइम उपवास किया करो, इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, या हफ्ते में एक आध दिन उपवास किया करो।
और बीमारी आती है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ लीजिए। आपको जल्दी ठीक होना है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ लीजिए। तो ये 5 बातें जो है वो आपके हेल्थ के साथ रिलेटेड है, ये आपको याद रखनी है, उसका प्रयोग करते रहना है। हमारी पूरी योगाहार की जो सिस्टम है, नेचुरल डाइट सिस्टम को, प्राकृतिक आहार पद्धति को पूरा समझना है तो आपको योगाहार की हमारी यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा। हाँ, जो लोग नए हैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यूट्यूब चैनल खोले, वहाँ प्लेलिस्ट खोले, इसमें योगाहार का पूरा कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो शामिल है, वो एक एक करके आप देख लीजिए। लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हेलो हाय, आपको तुरंत आप मिल जाएगा। हम यहाँ बाबा के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। कल हमने 2 नंबर का प्रश्न, एलोपैथी के पास टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज के और उसके कॉम्प्लिकेशन के कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं है, इसके ऊपर चर्चा की थी और काफी लंबा हमारा वीडियो हुआ था। आज हम उनके तीसरे प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न उन्होंने ये पूछा था कि फार्मा इंडस्ट्री के पास थायराइड, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, अस्थमा की समस्या का कोई निर्दोष स्थायी समाधान क्या है? हाँ, उसका समाधान होए तो बताए। तो थायराइड कभी मिटता नहीं है, आर्थराइटिस में नी रिप्लेसमेंट के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ये कोलाइटिस तो उसमें तो समस्याएं बढ़ती जाती है, ठीक होने का नाम ही नहीं देती है। अस्थमा पूरी जिंदगी पंप लेके चलो, हाँ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो उन लोगों के पास तो रास्ता है ही नहीं, लेकिन वो लोग जो दवाइयाँ देते हैं उसके साइड इफेक्ट तो फुल है। तो कौन से साइड इफेक्ट है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ थायराइड थायराइड की जो दवाइयाँ दिया जाती है एलोपैथी में, उसकी, हाँ, ये इंटरनेट के ऊपर सारी बातें उपलब्ध है। जरा आपको थोड़ा इसमें में से हिंट दे देना चाहता हूं मैं। मेरा यहाँ इसमें मेरा कोई संशोधन नहीं है, ये नेट के ऊपर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा सारी बातें। तो इसका ही मैंने आधार लिया है, मैं इसमें अपना कुछ ज्यादा बोलने वाला नहीं हूँ। तो थायराइड की समस्या, दवाई लेने की साइड इफेक्ट क्या होती है? तो हार्ट बीट आपके बढ़ जाने के चांसेस है, सेंसिटिविटी हीट के प्रति आपकी सेंसिटिविटी बदल जाती है, हंगर भूख ज्यादा लगने लगती है, लोग मोटे होने लगते हैं, नर्वसनेस आ जाती है, चिंता व्यग्रता बढ़ जाती है, चंचलता बढ़ जाती है, स्थिरता रहती नहीं है, पसीना ज्यादा आने लगता है। हाँ, स्किन आपकी पतली हो सकती है, आपके बाल जो है बरड हो जाते हैं, जल्दी टूटने वाले हो जाते हैं और थकान ज्यादा महसूस होती है। तो ये सारी थायराइड की दवा की साइड इफेक्ट है। थायराइड मिटता तो है ही नहीं, पूरी जिंदगी थायराइड की दवा खानी ही पड़ती है और साथ में ये नई समस्या धीरे धीरे किसी किसी को अलग अलग प्रकार की समस्या आती है, तो उनके पास ऐसा कोई परमानेंट समाधान नहीं है। हाँ, वो लोग आपको थायराइड का लेवल क्या है, वो कितनी थायरोक्सिन पैदा होती है नहीं होती है, कितनी दवा की जरूरत पड़ेगी, वो सारी ट्रीटमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए अच्छा है उनके पास। अब आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में 2 प्रकार के होते हैं, रिमेटिक और आर फैक्टर वाला और सिंपल। तो ये दोनों में क्या होता है, तो एक में ज्यादा सड़ जाती है हड्डियां, क्रिस्टल बन जाते हैं बहुत कड़क। एक में क्या होता है कि भी हड्डियों के बीच का जो चिकास होती है वो पिघल जाती है हमारी खुराक, एसिडिक खुराक के कारण, फिर हड्डियां एक दूसरे के साथ टच होती है। तो ये शुरुआत का होता है। फिर तो रोमोटाइड हो जाता है जब हड्डियां ही सड़ जाती है, उसके ऊपर क्रिस्टल बन जाते हैं, जैसे क्षार की पथरियां बनती है हमारी किडनी में, ऐसी प्रकार की हड्डियों के बीच में ऐसी पथरियां जैसे क्रिस्टल बन जाते हैं, तो वो रोमोटाइड आर्थराइटिस बोला जाए। वो थोड़ा भयंकर है, वो जल्दी ट्रीट नहीं होता है। तो इसमें एलोपैथी के पास तो नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप काट दो घुंटन को, नए लगा दो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
और जब तक आप नी रिप्लेसमेंट नहीं कराते हैं तब तक पेन किलर और दूसरी दवाइयाँ देते रहते हैं। तो उसकी साइड इफेक्ट क्या होता है, तो आपको घबराहट होती है, वॉमिटिंग की समस्याएं आ जाती है, पेट में पेन होने की समस्या रहती है, हाँ, खून कम हो जाने की समस्या रहती है, हेडेक की समस्याएं आती रहती है, हाँ, सूजन, पानी वाली सूजन बढ़ जाती है, पानी भर जाना, ऐसी सारी समस्याएं अलग अलग जगह बॉडी में इफेक्ट आती है। तो उसका भी उनके पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये सबको पता है। कोलाइटिस, तो कोलाइटिस में छाले पड़ जाते हैं, हाँ, जठर में पड़ जाते हैं, आंतों में छाले पड़ जाते हैं। तो ये एसिडिक खुराक खाने से ये सारी समस्या आती है। और वो लोग जब दवाई देते हैं तो उसकी दवाई में साइड इफेक्ट है, मिटने के तो चांस होते ही नहीं है। आपको दवाई खिलाते रहते हैं, साथ में दूध पिलाते रहते हैं कोलाइटिस है इसके लिए, लेकिन फायदा कुछ मिलता नहीं है। इसके साइड इफेक्ट में रेडनेस हो जाती है, लाल त्वचा हो जाती है, इचिंग आता है, खुजली आ जाती है, खरोंचे पड़ने लगती है त्वचा के ऊपर, स्वेलिंग हो जाती है जहां इंजेक्शन लगाया होता है वहां, पेन होता है, हेडेक की समस्या रहती है, फीवर आता है, या ठंडी लग के भी फीवर आ सकता है, पित्त बढ़ जाता है, सारी समस्याएं, इसकी साइड इफेक्ट बहुत है। तो इससे भी परमानेंट सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, दवाई खिलाते रहते हैं नई नई। अब जैसे एक साइड इफेक्ट लेके जाओ तो वो जो दवाई दे रहे थे उसको बदल देते हैं, दूसरी दवाई देते हैं, तो वो दवाई की जो साइड इफेक्ट होती थी वो बंद हो जाती है, आपको नई दवाई देते हैं, नई दवाई की नई साइड इफेक्ट थोड़े दिन में वापस चालू हो जाती है। तो ये दवाइयाँ बदलाती रहती है और आपके ऊपर से अलग उसकी साइड इफेक्ट बदलती रहती है, नई नई साइड इफेक्ट आती रहती है। तो कई बार क्या होता है कि शरीर की दूसरी जो सिस्टम में काम करती है वो भी खलास हो जाती है, बिगड़ जाती है। अस्थमा में भी पंप के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, उनके पास परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है एलोपैथी के पास। उसमें साइड इफेक्ट में फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, हाँ, स्वर की आवाज बदल जाती है, स्वर पूरा चेंज हो जाता है, स्वर बैठ जाना, बोलना ही बंद हो जाने के चांसेस हो जाते हैं, हाँ, खट स्वर हो जाते हैं माउथ और थ्रोट के अंदर। आपकी जो बॉन की डेंसिटी है वो भी पुख्त लोगों में, तो वो डेंसिटी कम होने के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बच्चों का जो ग्रोथ होता है वो फिक्स नहीं रहता है, उसमें भी काफी चेंज आ जाते हैं, विकास बिगड़ जाता है। अ, और आंख में भी समस्या, आंखों में जो मोतियाबिंद जैसी होती है ना, धुंधलापन आ जाता है, तो ऐसी भी साइड इफेक्ट ये अस्थमा की दवाइयों से होता है। तो ये अलग अलग प्रकार की, अलग अलग व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से उसकी साइड इफेक्ट आती है और पूरी जिंदगी पंप खींच के ही जीना पड़ता है। तो इसमें आयुर्वेद, एलोपैथी के पास तो है ही नहीं। आयुर्वेद के अंदर अलग अलग बेनिफिट है, उसके समाधान है। तो थायराइड के अंदर अ, उद्वर उद्वरत्ना नाम का एक पाउडर आता है, वो अलग अलग मेडिसिन इकट्ठा करके, अभयंग ऑयल भी आता है, हाँ, और पंचकर्म करा के आपकी थायराइड की समस्या थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन ये भी एक प्रकार की ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट, दवाइयाँ जो है, मेडिसिन जो है आयुर्वेद की भी है, तो वो ज्यादा लंबे समय लेने से उसकी कुछ न कुछ तो थोड़ी एलोपैथी के हिसाब से काफी कम है, एलोपैथी के हिसाब से काफी कम समस्याएं आती है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत थोड़ी समस्याएं तो रहती है। आर्थराइटिस में आयुर्वेद के अंदर बबुल गम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, गार्लिक है, जिंजर है, वो पेन किलर का काम करते हैं, हाँ, कैस्टर ऑयल से भी लोगों को लाभ होता है, अश्वगंधा का भी थोड़ा फायदा मिल जाता है। लेकिन हर एक को एक ये हर चीज फायदे करेगी उसकी कोई गारंटी होती नहीं है, ठीक है। तो आर्थराइटिस में भी ज्यादातर आयुर्वेद ट्रीटमेंट से इतना फायदा मिलता नहीं है, लोग करते हैं
राहत होती ही जाती है, थोड़ी राहत हो जाती है इससे। अस्थमा के लिए हनी और क्लोव यानी कि लविंग जो गुजराती में बोलते हैं, हर्बल टी जो गरम मसाले वाली जो टी होती है वो अस्थमा में थोड़ा फायदा करती है। पंचकर्म करवा के शरीर में से कचरा निकालते हैं तो इससे फायदा होता है। हल्दी का प्रयोग आयुर्वेद में ज्यादा किया जाता है, सरसों का तेल का भी प्रयोग किया जाता है। हाँ, हनी और ओनियन यानी कि ये डुंगળી गुजराती में बोलते हैं उसको। तो ये ओनियन जो है हाँ, ये भी थोड़ा अस्थमा में फायदा करता है। लेकिन आप अस्थमा को ठीक करने के लिए सारी चीजों का प्रयोग करोगे तो इससे समस्याएं, साइड इफेक्ट तो रहने वाली है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई आपने ये सारे बीमारियां है, थायराइड है, आर्थराइटिस है, कोलाइटिस है, अस्थमा है, तो हमारे गलत खान पान से बीमारियां है। दुनिया के कोई दूसरे प्राणी को ऐसी समस्याएं नहीं है, तो हमको क्यों है? तो खान पान सुधार लीजिए, खाने का तरीका चेंज कर लीजिए, शरीर को ताकत वाला, रिपेयरिंग वाला कारीगर देते रहिए, आपकी सारी समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, योग करने वाले को तो फायदा है। हाँ, जो लोग को खान पान नहीं सुधारना है उनको फिर योग का सहारा लेना चाहिए। और लेकिन हर रोज आपको योग करना पड़ेगा। हाँ, हर रोज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ योग के अंदर आप सारे प्रकार के जो योग है, पूरा पैकेज है, वो आप हर रोज करते रहिए तो आपको थायराइड में भी फायदा हो जाएगा, आर्थराइटिस में भी फायदा हो जाएगा, कोलाइटिस में भी फायदा हो जाएगा, अस्थमा में भी फायदा हो जाता है। थायराइड के लिए योग के अंदर उज्जयी प्राणायाम ज्यादा बताया गया है, उज्जयी से फायदा होता है। आर्थराइटिस के अंदर आपको सूर्य नमस्कार है, योगिंग जॉगिंग है, वो आर्थराइटिस में फायदा करता है, क्योंकि आप उसके जो घुटन है उसको थोड़ी एक्सरसाइज देनी पड़ती है। घुटन के ऊपर का जो ज्वाइंट है उसको खींचने का, छोड़ने का, खींचने का, छोड़ने का, ये सारी सूक्ष्म व्यायाम आते हैं, तो ये भी आपको फायदा करता है। कोलाइटिस के अंदर, योग के अंदर आपको हाँ, धीमी गहरी लंबी ऊंडी श्वास यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है, शीतली शीतकारी प्राणायाम है, जो अंदर ठंडक करता है आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम को। तो ये योग के अंदर ये सारी अलग अलग प्रकार के प्राणायाम है, वो आपको इसमें फायदा कर सकते हैं। अस्थमा में आपको ये कपालभाति है और भस्त्रिका प्राणायाम है, वो सारे आपको धीरे धीरे आप करोगे तो इसमें आपको फायदा मिल जाता है। तो योग बेनिफिट देता है, लेकिन आपको हर रोज 1.5 घंटा निकालना पड़ता है, और एकदम मिलने वाला नहीं है, आपको धीरे 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 योग के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। और प्राणायाम भी, कपालभाति जैसे प्राणायाम शुरू में तो आप 1 मिनट ही कर पाते हो, इससे ज्यादा करोगे तो पेट में पेन होने लगता है। तो आपको हर रोज 1-1 मिनट बढ़ाना है, और धीरे धीरे करके आप योगी बन जाओगे। सारे योग करने लगोगे, सारे आसन है, सारे बंद है, सारे प्राणायाम है, सब आप करने लगोगे, फिर आपको ये सारी रोगों में से धीरे धीरे फायदा तो होगा, नहीं होगा ऐसा है नहीं। ठीक है, लेकिन हम कि हमारी लोगों की तकलीफ ही यही है कि योग करने का मूड ही होता नहीं है। कल से चालू कर देंगे, कल से चालू कर देंगे, कल कभी आती नहीं है। हाँ? बाबा रामदेव पहले अहमदाबाद में, गुजरात में, हाँ, 10 साल पहले हर साल 5 बार आते थे। हाँ, योग शिविर लेने की और सब कुछ। और लास्ट 5 साल से तो हमने देखे ही नहीं उनको। हाँ, बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो थक गए लोगों को जागरूक करते करते, अरे भाई बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, योग करने के लिए निकलो। लेकिन हाँ, किसी को सुबह में बेड में से बाहर निकलने की इच्छा होती नहीं है। घर बैठे भी करने के लिए लोग राजी नहीं है। हाँ, थोड़े हैं, हजारों में 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो रेगुलर योग करते हैं। हमने भी कई शिविरें पहले ली थी। अहमदाबाद में हमारी करीब 10 से 15 जगह रेगुलर 24 दिन, पूरे साल में हर रोज
ये कोरोना काल में ही बंद करवाया सरकार ने इसीलिए, नहीं तो हमारे रेगुलर क्लास चलते रहते हैं। तो अभी अभी गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य योग बोर्ड बनाया है। तो योग बोर्ड में योग कोच तैयार किए, और योग कोचों ने अलग अलग योग टीचर्स तैयार किए हैं। अभी वो टीचर्स लोगों को इकट्ठा करके योग करवाने का काम चालू किया है। तो गुजरात राज्य योग बोर्ड का जो धुरा है वो शिषपाल जी को दिया है, जो पतंजलि के गुजरात के हेड हैं। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो योग को अभी गांव गांव पहुंचाने का काम उन्होंने हाथ में लिया है। और अभी गुजरात में तो योग की चहल पहल दिख रही है। दूसरे राज्यों की हालत तो क्या होगी पता नहीं है। तो योगाहार में समाधान क्या है? तो योगाहार में तो सिंपल सी बातें हैं। आपको खाने में ध्यान रखना है, शरीर की सफाई का ध्यान रखना है। आपकी शरीर की हर रोज सफाई होती रहे, इसके लिए आपको 24 में से 8 घंटा ही खाना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, शरीर का कचरा निकालने के लिए आपको रेगुलर एनिमा लेना है, या तो मल शुद्धि पाउडर का प्रयोग करना है। आपकी आंतों की सफाई रखो। आपकी खून की सफाई के लिए 24 में से 16 घंटा कुछ मत खाइए, 8 घंटे के बीच में ही खाते रहिए। ये सारे रोगों के लिए कॉमन एक प्रोटोकॉल है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है। शरीर को सही खुराक क्या देना है? चबा चबा के देना है, लेकिन क्या देना है? तो ताकत वाला खुराक देना है। तो जो वजन वाला है वो ताकत देता है, जो मीठी चीजें है वो ताकत देती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें चर्बी युक्त पदार्थ है, वो सारे ताकत वाले हैं। पत्ती सब्जी फल वजन में हल्के है, वो सारे न्यूट्रिशन देते हैं। तो पत्ती में ज्यादा न्यूट्रिशन है, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगी। और साथ में पत्तियों में क्या होता है? हरा रंग, जो शरीर में जाके लाल रंग का खून बनता है, हीमोग्लोबिन। तो पत्तियों में रिपेयरिंग का सामान भी है और कारीगर भी है। तो आपको हर रोज 1 से लेके 3 ग्लास हरी पत्तियों का जूस पीना है, कच्चा खुराक खाना है, रात को एक टाइम पकाया खाइए, सुबह से दोपहर तक आप उपवास करो। या तो 10 बजे तक करते हो तो 10 से 6 बजे तक खाइए, बीच में जब भूख लगे तब कच्चा खाइए, रात को एक बार पकाया खाइए। आपका थायराइड है, आर्थराइटिस है, कोलाइटिस है, अस्थमा है, सारे रोग फटाफट निकलने लगेंगे। ठीक है। तो हरी पत्ती मेन जरूरी है, और पेट की सफाई और खून की सफाई, ये 3 बातें का आपको ध्यान रखना है। डेयरी प्रोडक्ट खाना छोड़ देना है आपको। बीमार हो इसीलिए आपको कुछ लेना नहीं है। और अभी एनडीएस में योगाहार में आपको कौन से थोड़े एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, वो भी एक एक करके देख लेते हैं। तो थायराइड जिसको है, उन लोगों को पेट साफ करने के लिए एनिमा या तो मल शुद्धि का प्रयोग करना है। उनको थायराइड ठीक करने के लिए, थायराइड में कचरा इकट्ठा हुए उसको निकालने के लिए आपको खट्टे फल या एप्पल साइडर भी निकाल लेना है। ठीक है। तो अंदर इंटरनल सफाई हो जाएगी। हरी पत्ती ताजी पान पत्तियां लेके उसका जूस निकाल के पियो, या तो उसका पाउडर रेडी टू यूज आता है, ग्रीन जूस आता है, सब अलग अलग प्रकार की खाने लायक पत्तियों का पाउडर भी है, उसकी गोलियां भी आती है, कैप्सूल भी आती है। तो आप हमारे पास से हरी पत्तियों का, जो ताजी पत्तियों का रस नहीं निकाल पाते हैं, तो ये भी मंगवा लेते हो, मंगवा के ले सकते हो। आपकी थायराइड की जो गोली है वो अभी एकदम बंद नहीं करनी है, वो धीरे धीरे कम करते जाना है। ज्यादातर 1 महीने में गोली छूट जाती है एनडीएस करने से। रात का एक टाइम पकाया खा सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लेनी है। तो थायराइड तो 1 महीने से ज्यादा टाइम किसी का जाता नहीं है। 1 महीने के अंदर थायराइड 100% क्योर हो जाता है। आपको एक्सरसाइज भी, योगा भी कुछ करने की, कोई आयुर्वेदिक दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो योगाहार से परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आर्थराइटिस में खास ध्यान ये रखना है कि एक तो पेट की सफाई तो एनिमा या तो मल शुद्धि से करना ही है, लेकिन उनको जो आर्थराइटिस है उसके अंदर जो कचरा आया है, जो क्रिस्टल बन चुके हैं हड्डियों के बीच में, उसको पिघालने के लिए एप्पल साइडर विनेगर का प्रयोग करना पड़ेगा, वो पीना पड़ेगा। आप हर रोज 2-2 चम्मच, 2 ग्लास, 2 ग्लास, 1 ग्लास में 2 चम्मच, ऐसे 2 बार पीना पड़ेगा। साथ में मान लो रुमोटाइड आर्थराइटिस है, ज्यादा है, तो आपको जो घुटन है उसके ऊपर एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट मार्केट में मिलता है ये दवाई की दुकान में, तो उसको आप पानी बनाना है, उसकी पट्टी
कॉटन कपड़ा इसके ऊपर लपेट के रखना है। तो इससे रूमेटिक आर्थराइटिस में अंदर सफाई अच्छी हो जाएगी। तो ये जो क्रिस्टल हुए हैं वो जल्दी छूटेंगे, टूटेंगे, तो वो जल्दी बेनिफिट करेंगे। अच्छा, दो हड्डियों के बीच में जो चिकास चली गई है, पिघल गई है, तो उसको बढ़ने के लिए बबूल की फली बहुत काम की है, और साथ में सहजन की फली जो होती है उसका उसका भी पाउडर, ये दोनों चीज आपको अंदर चिकास जल्दी भर देंगे। तो इससे आपकी जो पेन हो रही है, आपस में एक दूसरा हड्डी एक दूसरे के साथ टच हो रही है, इसके हिसाब से जो आपको पेन हो रहा है उसमें तुरंत थोड़े ही दिन में आपको राहत मिल जाएगी। तो और साथ में आपकी हड्डियां जो घिस चुकी है उसको वापस फिलअप करने के लिए, हड्डियां जो सॉफ्ट हो चुकी है इसमें कैल्शियम वापस भरने के लिए आपको मीठे नीम का पत्तियों का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा। मीठे नीम में कैल्शियम सबसे ज्यादा दूसरी कोई पत्तियों में नहीं होता है। इससे ज्यादा कैल्शियम मीठे नीम, जिसको हम कड़ी पत्ता बोलते हैं, उसका प्रयोग आपको करना है। साथ में विटामिन की कमी न रहे इसके लिए, और जोड़ों के दर्द में ज्यादा और जल्दी फायदा हो जाए, इसके लिए आपको रात के जो भोजन है उसमें मिलेट्स यानी कि देसी धान्य का प्रयोग करना है। आपको मकई, चावल या गेहूं का खाना छोड़ देना है। इसकी जगह आप मिलेट्स ले आइए, जो देसी धान्य हमारे इंडियन कल्चर के है पुराने, छोटे छोटे दाने वाले होते हैं। और साथ में आपको एक एक्स्ट्रा काम ये भी करना है कि मूंगफली का दूध, या तो बादाम का, या तो श्रीफल नारियल का दूध बनाना है, और उसमें से दही बना के वो दही आपको हर 2 दिन में एक बार खाना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में विटामिन बनाने वाले जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है वो बढ़ जाएंगे। तो ये आपको आर्थराइटिस में अच्छा फायदा देंगे। ठीक है, तो आपको योगाहार में नेचुरल डाइट में थोड़ा एक्स्ट्रा इतना आपको ध्यान रखना है, तो इससे आपको फायदा मिल जाएगा। आपको सहन नहीं हो पाता है दर्द, तो आप थोड़ी जो दवाई ले रहे हो वो लेते रहोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो इससे आप फायदे में रहोगे। कोलाइटिस के लिए एनडीएस में क्या ध्यान रखना है, तो कोलाइटिस में उनको खट्टे फल नहीं लेने हैं, इस ये ध्यान रखना है। हरी पत्ती शुरू के 4-6 दिन वो सिर्फ हरी पत्तियों के रस पे रहे, और हरी पत्तियों के साथ वो अंदर शहद डाल सकते हैं या तो खजूर डाल सकते हैं। मीठे फल लेने हैं लेकिन ज्यादा नहीं लेने हैं। हाँ, उनको शहद या तो खजूर जैसी जो हमारी जो कोलाइटिस है इसके अंदर जल्दी हीलिंग कर सके, इसके लिए शहद ले सकते हैं, या और हरी पत्तियों के रस के ऊपर ही रहे, वो तीखी चीजें न ले। तीखी और खट्टी ये दोनों चीज कोलाइटिस वाले पेशेंट न ले, इतना आपको ध्यान रखना है। तो थोड़े ही दिन में 4 से दिन आप हरी पत्तियों के रस पे रहोगे, शहद के साथ हरी पत्तियों के रस लोगे, तो आपका किसी भी प्रकार का कोलाइटिस है, आंतों में हो या जठर में हो या कहीं भी है, तो वो जो छाले पड़े हैं वो तुरंत हील हो जाएंगे 4 दिन में ही, और आप ठीक हो सकते हो। हाँ, और कुछ कोई दवाई की जरूरत ही नहीं है। हरी पत्ती के अलावा इसमें कोई दूसरा कोई दवाई ही नहीं है, वही औषध है, वही खुराक है हमारा। तो 4 ही दिन में आपका फायदा हो जाएगा। अस्थमा वाले को थोड़ा ध्यान रखना है, वो कफ वाली चीजें न खाए, यानी कि मीठे फल न खाए। मीठी फल की जगह खट्टे फल, या तो मिठास की जगह शहद ले सकते हैं वो अस्थमा वाले। हरी पत्ती का ऑप्शन पाउडर भी है, गोलियां भी है। और अस्थमा वाले तो तुलसी ड्रॉप और रसायन चूर्ण, ये दो चीज ले। तुलसी ड्रॉप हमने जो बनाए हैं इसमें तुलसी, हल्दी और अदरक तीनों मिक्स किए हुए हैं, एक्सट्रैक्ट है, अर्क नहीं है। तो वो दो दो ड्रॉप्स 2 टाइम या 3 टाइम लेने हैं उनको, जो अस्थमा कम हो ना जाए तब तक। और रसायन चूर्ण उसको सुबह सुबह में एक आधे चम्मच रसायन चूर्ण 1 चम्मच शहद के साथ मिक्स करके च्यवनप्राश की तरह उसको चाटना है। तो ये दो चीज उनको एक्स्ट्रा लेनी है अस्थमा वाले को। तुलसी के ड्रॉप, तुलसी, हल्दी और अदरक का मिक्स ही आता है, तीनों साथ इकट्ठा ही किया हुआ, और रसायन चूर्ण शहद के साथ।
तो ये दो चीज का प्रयोग करने से अस्थमा वाले को जल्दी राहत हो जाती है। वो मीठे कफ करने वाले चीजें न खाए और साथ में तीखी चीजें भी बहुत न खाए, ये थोड़ा ध्यान रखे। तो मीठी और तीखी ये दोनों को थोड़ी कम करनी है उनको। तो यहाँ योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार में सब बीमारी, ये सारी बीमारियों में अद्भुत रिजल्ट मिलता है। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है स्किन केयर। जिन लोगों को दाद और एक्जिमा, ये जो दाद होती है, एक्जिमा जो होता है, जिसको खरजवू बोलते हैं, यहाँ गुजरात में खरजवू बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको रिंगवॉर्म भी बोलते हैं। तो ये जो होती है वो चमड़ी से थोड़ा उपसा हुआ होता है। आप इसके ऊपर हाथ घुमाओगे तो पता चलेगा उसकी हाइट होती है। तो ये चमड़ी से थोड़ा उपसा हुआ होता है, ये चित्र में दिख रहा है ना ऐसा, और गोल गोल आकार में ही बढ़ता जाता है, वो गोल आकार में ही बढ़ता जाता है। आपको स्किन की जो दूसरी समस्या होती है सोराइसिस, उसके लिए ये दवाई काम की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दाद और एक्जिमा या कि रिंग वर्म के लिए ही दादर और खरजू, गुजराती में दादर और खरजू बोलते हैं। तो इसके लिए ही हमने स्किन केयर वाली एक क्रीम बनाई है, जिसके अंदर नीम, करंज, गार्लिक, टी ट्री, लेमन ग्रास और कोकोनट, ये सारी चीजों का एक्सट्रैक्ट निकाल के मिक्स करके उसकी एक अद्भुत क्रीम बनाई है। हाँ, एक ही हफ्ते में आपको उसका रिजल्ट दिखाना चालू कर लेता है और ये परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है इसमें। आयुर्वेद में भी इसकी कोई दवाई नहीं है, एलोपैथी में तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारी ये जो प्रोडक्ट है, आप दिन में 2 बार उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो आज की ये प्रोडक्ट बहुत उपयोगी है और एक्सेलेंट रिजल्ट देती है। आप कोई भी ये दांत खा एक्जिमा का कोई प्रॉब्लम रोगी है तो हमारे पास मंगवा सकते हैं। काम की बातों में 31/5 तारीख 2016 में हमने दूरदर्शन के ऊपर एक योग का प्रोग्राम चलता था। स्वामी अध्यात्मानंद जी अहमदाबाद में उसका एक आश्रम है, योगी जी थे वो, अभी ही थोड़े दिन पहले एक्सपायर्ड हो चुके हैं कोरोना में। तो उनका योग का एक योग जीवन पे एक पूरा दूरदर्शन पे प्रोग्राम चलता था। इसके अंदर योग की जो क्रियाएं है, सटकर्म, सटकर्म होते हैं नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक और नोली क्रिया। तो ये सारी जो सटकर्म है उसमें निदर्शन चलता था। तो इसमें हमको एक मौका मिला था, इसमें हमने नोली क्रिया का प्रयोग बताया था, जो ये बाबा रामदेव घुमाते हैं ना ऐसा। तो ये आज 31/5 के दिन, ये रिकॉर्डिंग के दिन ही हमने 2016 में ये दूरदर्शन के ऊपर हमारा एक लाइव નિદર્શન आया था। तो वो आप ઉડિયાન કરવા માટેની જે સૌથી પહેલી ક્રિયા છે તે એબ્ડોમનની મૂવમેન્ટ કરવાની છે, પેટનું મૂવમેન્ટ કરવાનું છે। ચાલો જોઈએ, કરીએ પેટનું મૂવમેન્ટ, કરાવો, ચાલો પેટનું મૂવમેન્ટ કરો, પેટને હલાવો, શાબાશ। આંગળીથી કામ ચાલુ છે એ પેટને આવી રીતે થોડા દિવસ સુધી માત્ર 10-15 દિવસ ચલાવવાનું રાખો, એ ખાલી હોવું જોઈએ। સવારે સાંજે તમે એમ કરો, ये व्हाइट पैंट वाला मैं हूँ। પછી ધીરેથી પેટને અંદર લઈ જાઓ, ઉડિયાન કરો, डाउन, उड़ियान करो, एक गुफाना जेवं થઈ જશે। उसको ये उद्यान बंद बोलते हैं, अंदर खींच लेना, પણ खींच के रखना। દેવ ગણપતિથી ન થાય, કારણ કે પેટ મોટું છે। લાડુ ભગત લોકોથી પણ ના થાય, આ તો સંયમ જોઈએ ખાવાનો। અને હવે આપણે મધ્યમાં નવલી કરીએ, મધ્ય નવલી વચ્ચે છે। અમને રાજેશભાઈ છે, એ તો શિક્ષક છે પોતે, એ કરી રહ્યા છે, આપણે જોઈએ છીએ। અને એ અધિકૃત યોગાચાર્ય છે। એ તમારી જે નવલી છે એને ડાબી તરફ કરો, ડાબી તરફ કરો, એને વામ નવલી કહેવાય। હવે જમણી તરફ કરો, એને દક્ષિણ નવલી કહેવાય। હવે એને ફેરવો,
આ ગંભીર વિષય છે. ધન્યવાદ સાહેબ. રાજેશ પટેલ સાહેબ ધન્યવાદ. દર્શન તો હજુ બીએસસી યોગના એ ચોથા સેમિસ્ટરનો વિદ્યાર્થી છે, પરંતુ મનમાં એક સંકલ્પ જોઈએ મારે કરવું છે. બંને મિત્રોને આપણે ધન્યવાદ કરીએ. આપણે એ પૂર્વે આવેલા છે, ઇમરાન છે, મેહુલ છે, દર્શિત, બધા લોકોનો આપણે ધન્યવાદ, મનોજનું પણ ધન્યવાદ કરી. આ બધા મિત્રો છે જે નિયમથી યોગાભ્યાસ કરી રહ્યા છે, એમને આ હઠ યોગના અંદર જે આ સક્રિય છે એમાં એમની અનુભૂતિ કરવાની. અને હવે तो हमको दूरदर्शन में ये निदर्शन देने का एक मौका मिला था 2016 में. हम पेट घुमाते थे उस टाइम. काम की बातों में आज 31 मई जो तारीख है वो तंबाकू निषेध दिन को मनाया जाता है. तो आज उस दिन के ऊपर 31 मई के दिन के ऊपर तंबाकू निषेध दिन के ऊपर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गधे भी तंबाकू नहीं खाते हैं. तो अपने परिवार के भविष्य के लिए आप तंबाकू खाते हो तो छोड़ दीजिए. आपको मैं दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तंबाकू खाते हो तो उसको छोड़ दीजिए. गधे के भी दांत अच्छे दिखते हैं तंबाकू खाने वाले के हिसाब से, तो हम गधे से न जाए. कोरोना पेशेंट जो कोरोना हो चुका था, शरीर में नबराई आ चुकी है, रिकवरी लानी है, शरीर में दूसरी सिस्टम्स में जो गड़बड़ी हो चुकी है उसको रिकवर करने के लिए हमने एक पूरी किट बनाई है. इसमें एनिमा का डब्बा आता है, मलशुद्धि पाउडर आता है, हरी पत्तियों का पाउडर आता है, इम्यूनिटी बूस्टर जो तुलसी, हल्दी और अदरक का ड्रॉप आता है जो वायरस को कंट्रोल करता है दोबारा आने से, और प्रिकली पियर्स यानी कि आपका नया खून यानी कि जो फिंडला होता है उसका बॉटल, और पपीता का कैप्सूल या तो टेबलेट जो वायरल इन्फेक्शन के लिए काम की है. तो ये सारी चीजें इकट्ठा करके हमने एक किट बनाई है जो आप मंगवा सकते हो. तो योगाहार में सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, इतनी ही बातें का ध्यान रखना है. ये पूरा चित्र जो है वो योगाहार के एक एक मुद्दे को दिखा रहा है. आपको ये सारी बातें याद रखनी पड़ेगी और इसके लिए आपको पूरा कोर्स भी हमारे YouTube चैनल वाला देखना पड़ेगा. हमारी ई बुक भी अवेलेबल है Amazon Kindle पे, तो यहाँ से भी आप बुक पढ़ सकते हो. फूड विथ लाइफ की हमारी दूसरी YouTube चैनल है जहाँ आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, तो वो भी आप देखते रहिए. और एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए. कल दोबारा आगे प्रश्न पे, सवाल पे चर्चा आगे चलती रहेगी और नई प्रश्नों के साथ दोबारा मिलेंगे. तब तक नमस्कार.